नमस्कार विद्यार्थियों। गद्य साहित्य में हम कहानी उसने कहा था पर चर्चा कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम इस कहानी के अन्य तत्वों के विषय में चर्चा करेंगे। कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है संवाद यानी कथोपकथन। पात्र आपस में बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, उसके माध्यम से कहानी का विकास होता है और कहानी के विकास में संवाद जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवाद कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं। संवादों के माध्यम से कथानक को गतिशीलता मिलती है, जिससे पात्र और चरित्र चित्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी संवादों के माध्यम से ही हम पात्र जो हैं उनके चरित्र के बारे में जान सकते हैं कि वो खल पात्र है, नायक है, क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं हैं, चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, ये सब हम संवादों के माध्यम से जान सकते हैं। संवादों की विशेषताएं यदि हम देखें तो कहानी में संवाद जो है वो छोटे होने चाहिए, क्योंकि बड़े संवाद पाठक को पढ़ते समय इतने आकर्षित नहीं करते, इतने अच्छे नहीं लगते। बहुत लंबे लंबे संवाद, आधे पेज के, एक पेज के, वो उसमें बोरियत का आभास कराते हैं। तो संवाद जो है छोटे और पात्र अनुकूल होने चाहिए, पात्र की स्थिति के अनुसार होने चाहिए। इस कहानी के अधिकांश विकास संवादों के माध्यम से ही किया गया है। यानी पात्र आपस में बोलते हैं, उसी से ही कहानी का घटनाक्रम और एक दूसरे पात्रों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में पता चलता है और कहानी का विकास होता है। इस कहानी की शुरुआत, जैसे कि आपको पता है, किशोरावस्था के प्रेम एवं आकर्षण से शुरू होती है और अंतिम परिणति त्याग एवं बलिदानों के संवाद के दुखांत से अंतिम परिणति तक पहुंचती है। जैसे कि उदाहरण हम देखें तो दोनों बालक आपस में बातचीत कर रहे हैं। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अमृतसर की बैठक में। यहाँ मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। ये शुरुआती संवाद हैं जहाँ बालक व बालिका आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये उनकी उम्र परिस्थिति के अनुकूल हैं तथा दोनों ही बालक बालिका जो है पंजाब के संबंधित हैं, तो उनका लहजा इसमें झलक रहा है। कहानी के आगे लेफ्टन साहब के साथ लहना सिंह के संवाद जो है उसका वर्णन है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि कहानी के जो संवाद हैं वो छोटे छोटे हैं और पाठकों को भली भांति समझ में आने वाले हैं और पात्रों के चरित्र और इसके विकास में, कहानी के विकास में सहायक है। इसके बाद कहानी का जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है देश काल या वातावरण। कौन से देश काल में, कौन से वातावरण में कहानी लिखी गई है। कहानी का कथानक देश काल वातावरण से ही आकार ग्रहण करता है। परिवेश के बिना कथा का विकास संभव नहीं होता है, क्योंकि साहित्यकार अपने परिवेश से कथा सूत्र ग्रहण कर उन्हें अपनी कल्पना तत्व के आधार पर विकसित करता है। कहानी का वातावरण बनाने में लेखक पूर्ण रूप से सफल रहा है और आरंभ में अमृतसर से चलने वाले बम्बू कोट को की मधुर वार्तालाप का वर्णन है और यहाँ यह बताया गया है कि दूसरे शहरों के केवल यहाँ कर्कश और अश्लील शब्दों से रास्ता साफ करते कराते घोड़ों को संबंधित करते हैं, वहीं अमृतसर के ये लोग तंग चक्करदार गलियों में भी सब्र और प्रेम का समुद्र उड़ाल देते हैं। क्यों खलासी जी, हटो भाई, ठहरो भाई, आने दो लाला जी, इत्यादि। ये सभी जो है ये हमें तत्कालीन देशकाल और वातावरण के बारे में बताते हैं, जिससे संबंध कहानी का है। और कहानी संपूर्ण यदि हम इसका समय देखें तो लगभग ये 25 साल के
कला इसके काल को ये ग्रहण करती है। 25 साल का लगभग इसमें परिवेश दिया गया है। कहानी के आगे के भाग में फ्रांस में युद्ध का वातावरण कहानी के प्रभाव को बहुत अधिक गहरा बना देता है। यानी अमृतसर से लेकर फ्रांस के युद्ध के वातावरण तक की कथा जो है, कहानी जो है, अपनी यात्रा करती है। जिस समय ये कहानी लिखी जा रही थी उस समय विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था और उस समय ब्रिटिश फौजें फ्रांस में थी और जर्मनी से लड़ रही थी। भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था और यहाँ के लोग ब्रिटिश फौज के संग थे। ऐसे में पंजाब के परिवार फौजों में प्राय भर्ती होने चले जाते थे। लड़ाई का वर्णन सचित्र रूप से किंतु संक्षिप्त में लेखक करता है और उस खंदक की ओर ले जाता है जिसमें कुछ भारतीय सैनिक हैं। जिस खाई में कहानीकार लोगों को ले जाता है वहाँ पहले से ही लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह आदि मौजूद हैं। इसके साथ ही लेखक ने उस समय के अनुसार अमृतसर के जीवन को सजीव किया है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि इस कहानी का देशकाल जो है वो प्रशंसनीय है, जो कहानी को यथार्थ बनाता है। बनावटी नहीं लगती हमें, सभी पात्र, सभी देशकाल, वातावरण हमें सजीव लगते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कहानी के संवाद और कहानी का देशकाल और वातावरण दोनों ही प्रभावी हैं। अब हम यदि इस कहानी को हम इसकी भाषा शैली की दृष्टि से देखने का प्रयास करें तो भाषा शैली की दृष्टि से भी ये कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस समय यह कहानी प्रकाश में आई तब तक प्रेमचंद और प्रकाश प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद ने कहानी में इतना विकास नहीं किया था। ज़्यादातर कहानी जो है वो वर्णन शैली में लिखी जाती थी और उसमें लेखक जो है अपनी तरफ से ही सब कुछ कह देना चाहता था। घटना के बारे में, चरित्रों के बारे में वह अपनी कलम के द्वारा ही पाठक को सब कुछ बता देना चाहता था। यानी उस समय इतनी परिपक्वता हिंदी कहानी में नहीं थी। उस समय इतने परिपक्व गद्य सबके लिए आश्चर्य का कारण था जब ये कहानी प्रकाश में आई, क्योंकि इससे पहले इतनी परिपक्व कहानी नहीं लिखी गई थी। डॉक्टर नगेंद्र जैसे प्रसिद्ध समीक्षक भी कहानी को अपने समय से 35-36 वर्ष आगे की कहानी स्वीकार करते हैं। इस कहानी की भाषा दैनिक बोलचाल की भाषा है, जिसमें पंजाबी, उर्दू, फारसी के शब्द बीच बीच में सहज और स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों का वर्णन भाषा को प्राणवान बना देता है। जैसे 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, जरा तो आँख लगने दी होती, आँख मारते मारते इत्यादि भाषा में दैनिक बोलचाल की मिठास है। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है। इसके साथ ही कहीं लोक भाषा के रंग में रंगी भाषा है। कहानी के आरंभ में अमृतसर की भीड़ भरे बाजार में बम्बू कोट वालों की बोली बानी जैसे हटो बादशाह इत्यादि का प्रयोग कहानी को बिल्कुल वास्तविक धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। कहीं कहीं इस कहानी में संस्कृत के तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है और जीवंत संवादों की रचना आदि से कहानी की भाषा उसको जीवंत बनाती है। यानी कि कहानी की जो भाषा शैली है वो पूर्ण रूप से परिपक्व है तथा सहज सरल रूप से पाठकों को आकर्षित करने में सक्षम है और कहानी की भाषा से पूर्णतया पाठक इस कहानी से आत्मसात कर सकते हैं और भली प्रकार से इसको समझ सकते हैं, इसके उद्देश्यों को समझ सकते हैं। कोई भी कहानी जो लिखी जाती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है उद्देश्य। कोई भी कहानी जैसे कि आपको पता है निरुद्देश्य बिना उद्देश्य के नहीं लिखी जाती, इसलिए उद्देश्य का होना आवश्यक है, तभी कहानी सार्थक मानी जा सकती है। इस कहानी का क्या उद्देश्य है? इस कहानी का उद्देश्य निस्वार्थ त्याग और बलिदान की भावना है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं और मरते हैं ऐसे ही व्यक्ति विरले होते हैं, वो ही दुनिया में अपना नाम अमर कर जाते हैं।
लहना सिंह ऐसा ही एक व्यक्ति है जो कहानी का नायक है, प्रमुख पात्र है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस कहानी का उद्देश्य जीवन में मानव मूल्यों की स्थापना के साथ साथ प्रेम और कर्तव्य की आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर व्यक्ति के चरित्र का गुणगान करना है। यह कहानी किशोरावस्था की सच्ची, निर्मल, सात्विक प्रेम भावना से युक्त कहानी है। लेखक इस कहानी में एक ओर सच्चे प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, वहीं दूसरी ओर वीर सैनिकों की नेतृत्व क्षमता, वीरता, शौर्य, बलिदान भावना दिखाकर लोगों को सच्चा कर्तव्य मार्ग दिखाते हैं। गुलेरी जी का साहित्य रचना का उद्देश्य राष्ट्र उत्थान और प्रगति व देश को लाना भी था, क्योंकि तत्कालीन जो समय था वो अंग्रेजों के शासन के अधीन था भारत, तो उस समय देश प्रेम की भावना की बहुत आवश्यकता थी। उसने कहा था, कहानी में जहाँ त्याग, वीरता, बलिदान की प्रेरणा से उत्प्रोत है, वहीं सुखमय जीवन कहानी में उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीय राजनीति पर और समाज में व्याप्त पाखंड का यथार्थ चित्रण किया है। यानी गुलेरी जी जो थे वो अपने समाज से जुड़े हुए थे। तत्कालीन परिस्थितियों, तत्कालीन समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त थी वो उसको दूर करने का प्रयास कर रहे थे, भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी कला की दृष्टि से बहुत ही सफल कहानी है। इसमें सभी तत्वों का संयोजन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। इसमें लहना सिंह के माध्यम से लेखक ने निश्चल प्रेम, प्रणपालक, त्याग और बलिदान आदि का संदेश दिया है। वास्तव में यह कहानी कला के कारण ही कुछ समीक्षकों के इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी का गौरव प्रदान करती है।